नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9 दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए। आपको बता दें कि जोहान्सबर्ग में ही प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन से ही इतर छठे IBSA में ही शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यात्रा के लिए रवाना होने से पहले ही एक बयान में कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा, जो हमारे वसुधैव कुटुंबक और इसके साथ ही पृथ्वी और एक परिवार, एक भविष्य के आदर्शों के अनुरूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के ही तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में ही पूजा अर्चना की है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने ही तिरुमाला में श्री वरा स्वामी और इसके साथ ही वहां पर दर्शन पूजा जो की है और इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि भगवान श्री वरा स्वामी तिरुमाला के ही क्षेत्रपाल हैं और तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के ही अध्यक्ष BR नायडू, कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल और मंदिर प्रशासन के अन्य गणमान्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति का ही पारंपरिक रूप से स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर है और इस दौरान ही उन्होंने भुज में मौजूद BSF के ही 61वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा है कि हम आने वाले मार्च 2026 तक देश से ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके साथ ही यह कार्यक्रम BSF के ही 71वें बटालियन परिसर भुज में आयोजित किया गया। अमित शाह ने कहा कि नक्सल ही प्रभावित क्षेत्रों में BSF की कई उपलब्धियां हैं और हम 31 मार्च 2026 तक इस देश को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तिरुपति से ही पशुपति कॉरिडोर को सुरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया है कि इस BSF ने ही सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 127 माओवादियों का ही आत्मसमर्पण कराया है और यही नहीं 73 माओवादियों को ही गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा 22 माओवादियों को ही निष्प्रभावी किया गया है। BSF की ओर से ही अब तक 12,95,000 करोड़ रुपए, 18,000 किलोग्राम मूल्य के नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। हमारे BSF के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 7वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी ने किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है और देश साक्षी है। कई सारे युद्धों में सेना के साथ, BSF के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहां की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं।
कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक सुंदर और विकसित हुआ है। भारत और इजरायल के संबंध कितने गहरे हैं इसको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। इस संबंध की गहराई और मजबूती से पूरी दुनिया परिचित है और इस बीच ही भारत और इजरायल के बीच में संबंधों और खासकर व्यापार संबंध को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी इजरायल के दौरे पर हैं और तेल अवीव में ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इजरायल और भारत ने ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत करने का फैसला किया है। तेल अवीव में ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उनके इजरायली समकक्ष नीर बरकत ने भी भारत और इजरायल के बीच में फ्री TOR पर साइन किए हैं और इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इजरायल और भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ही बातचीत करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री आपको बताते चले कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि अब किसानों को जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान, दूसरा ज्यादा बारिश से बाढ़ या पानी भरने से ही फसलों को नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही इन 2 नुकसान को पहले कवर नहीं किया गया था और हालांकि आपको बताते चले कि सरकार ने अब किसानों की मांग को मानते हुए ऐसा कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आज आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन इसमें ही 2 नुकसान कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से ही आप मांग कर रहे थे। पहला जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, दूसरा अतिवृष्टि के कारण ही बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। रहना चाहता हूं, प्राकृतिक आपदा में कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है और किसान की फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान से, जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें 2 जोखिम और कवर हो, ये मांग लगातार किसानों की थी। एक, जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण कई बार पानी भर जाता और उससे फसल खराब हो जाती, वो जोखिम कवर नहीं था। और दूसरा, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, वो भी कवर नहीं था। अब हमने फसल बीमा योजना में संशोधन करके ये तय कर दिया है कि अगर जल भराव के कारण नुकसान होगा तो उसका भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी और जंगली जानवर अगर फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी भरपाई की जाएगी, ताकि ये नुकसान से हम किसानों को बचा सके। महाराष्ट्र में राज्य शहीद स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि एक संयुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन।
केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि रामविलास पार्टी हर उस नेता और कार्यकर्ता का सम्मान करेगी जिसने बिना किसी लालच, टिकट या पद के ही उम्मीद के लेकर ही चुनाव में पार्टी का साथ दिया है। चिराग ने यह भी निष्ठा और समर्पण को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया और संकेत दिए कि आने वाले दिनों में ही संगठनात्मक विस्तार के दौरान ऐसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शामिल किया जाएगा। रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है जिन्होंने निस्वार्थ होकर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला नहीं मिला, पार्टी ने उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना दिया नहीं दे पाए, उसके बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक वो अपना समर्पण देते रहे। पार्टी इस बात का सम्मान करती है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से हर उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता का समावेश किया जाएगा जिन्होंने ईमानदार तरीके से पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कार्य करने का प्रयास किया। मैं हमारे पार्टी के नवमनोनीत दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ और यह विश्वास रखता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आकर के, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया, भले वो लैटरल एंट्री का विषय हो। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ही श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अमृतसर में निकला भव्य नगर कीर्तन डेरा संत बाबा भूरीवाले से आरंभ होकर ही जालंधर के ही और अग्रसर है। आपको बता दें कि हजारों की संगत कीर्तन की मधुर धुनें और पंच प्यारों की अगुवाई पूरे मार्ग में श्रद्धा की अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं और इसके साथ ही नगर कीर्तन के साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन सभी सुविधाओं पर नजर बनाए हुए है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और मानवता के लिए उनके संदेश को समर्पित यह यात्रा पंजाब भर में ही एकता और भाईचारे की प्रेरणा बन रही है। दिल्ली एनसीआर में नवंबर महीने में सर्दी शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से ही यहां प्रदूषण के चलते ही लोगों को परेशानी होने लगी है। दिल्ली एनसीआर के ही कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया है और नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा दोबारा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 1 से ही 19 नवंबर तक दिल्ली में सिर्फ 2 दिन ही ऐसे रहे जब हवा थोड़ी बेहतर थी। बाकी दिनों में हवा बहुत खराब या फिर गंभीर श्रेणी में बताई जा रही है। बाकी 3 दिन को स्थिति इतनी खराब थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर और यानी कि सबसे गंभीर स्तर तक पहुंच गया था। और अब बात होगी राग फेस्ट की, एक ऐसा मंच जहां एक जगह इकट्ठा हुए संगीत की दुनिया के दिग्गज। जी हां, बात कर रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल स्पॉन्सर्ड बाय राग फेस्ट 2.0 की। हाल ही में भोपाल की धरती महान संगीतकारों की सोलफुल परफॉर्मेंस का गवाह बनी। सुरों की अनोखी दुनिया आपके साथ बांटने, संगीत की परंपरा, नवाचार और कला को साझा कर दे। मंच पर आए इंडियन
प्लेबैक सिंगर जावेद अली। राग फेस्ट के मंच पर उन्होंने अपने सुरों का जादू ऐसे बिखेरा कि क्राउड झूम उठा। खुद जावेद अली भी संगीत की लय में थिरकते नजर आए। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सबर भी ले। अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी बातें करे दोहर भी। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल के करे सौदेबाजी क्या नाराजी। अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी। तेरी झलक शर्फी नैना मदद बर्दी, तेरी झलक शर्फी बातें करे दो हर भी। सौदा उजालों का है रोशन ख्यालों का है, ले ले उजाले मेरे आजा नजर भी ले। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और हरियाणा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और आरोपी गिरफ्तार मास्टरमाइंड से लेकर मौलवी तक पूरा नेटवर्क एनआईए के शिकंजे में है। और वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर भी अब एसआईटी जांच करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। हिलाकर रख देने वाले धमाके की जांच अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। एनआईए की टीम ने दबिशों का दायरा बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में छापेमारी की और इन छापेमारियों का नतीजा कई बड़े आरोपी गिरफ्त में आ गए। और इन गिरफ्तार आरोपियों की प्रोफाइल पर अगर नजर डालें तो कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर आदित्य संदिग्ध नेटवर्क का सक्रिय सदस्य, डॉक्टर शाही इस पूरे मॉड्यूल का कथित मास्टरमाइंड, मौलवी इरफान अहमद धार्मिक संगठनों के नाम पर युवाओं को जोड़ने का जिम्मेदार, डॉक्टर मुजमिल मेडिकल कवर के नाम पर सुरक्षित मीटिंग पॉइंट तैयार करने वाला। एनआईए ने इन सभी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर चुकी है, जहां अदालत ने उन्हें 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भी भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग एक संगठित नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे, जहां मेडिकल प्रोफेशन, धार्मिक शिक्षण और सोशल कनेक्टिविटी को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये नेटवर्क संभावित रूप से फंडिंग, कट्टरता और मॉड्यूल सक्रिय करने के लिए मौजूद था। धमाका इस पूरे सिस्टम का ही पहला संकेत माना जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के फरीदाबाद से भी बड़ा अपडेट सामने आया। यहाँ की पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर संदेह जताते हुए एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी कर दिया। सूत्रों का कहना है कि कुछ गिरफ्तार आरोपियों का इस यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से संपर्क रहा है। किन परिस्थितियों में, किस मकसद से और किस तरह की मीटिंग थी, इन्हीं बिंदुओं पर एसआईटी अब गहराई से जांच कर रही है। एनआईए की ताजा छापेमारी में एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल चैट्स, दस्तावेज,
डिजिटल फाइलें और संभावित लोकेशन मैपिंग जैसी सामग्री जब्त की गई है। एनआईए को शक है कि ये सिर्फ एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था, बल्कि आने वाले समय में एक बड़े प्लान का हिस्सा। एजेंसी ये भी मान रही है कि ये नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय था, जहां पर आपको बता दें कि कोड वर्ड्स और इसको लेकर मैसेजिंग का भी इस्तेमाल किया जाता था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी जांच पर एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने कहा है कि मामला अभी मीडिया के जरिए ही हमारे संज्ञान में आया है और हम मामले की जांच कर रहे हैं और कड़ियों को जोड़ रहे हैं। अल फलाह कॉलेज फरीदाबाद में है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये यूनिवर्सिटी है या नहीं, और हम महू से ही इसके संबंध की जांच कर रहे हैं। मामला अभी पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है, वी आर गेटिंग पीसेस टुगेदर, सो अभी जांच भी चल रही है। अल फलाह कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन कौन पढ़े हैं? जो अल फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है। यहाँ महू में भी एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी नहीं, वो हम लोग देखेंगे उसमें। अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। तो महू में क्या कनेक्शन है? सॉरी, महू से क्या कनेक्शन है? महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का मकान बताया जा रहा है यहाँ पर तकरीबन 25 साल। जैसे मैंने आपको बताया है, अभी हमको भी आपके ही माध्यम से पता चल रहा है। सो दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपके एडिशनल साहब ने मीडिया में बाइट दिया है कि जावेद और उमर अल फलाह में पड़े हुए हैं जो महू में है। सर मैम कोई आरोपी है, मैं आपके पास उसके भाई के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके खिलाफ, हाँ जी, जो आरोपी है चेयरमैन है, हाँ उनके जी। भाई के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट एक रुकिए। चेयरमैन है, जो चेयरमैन है, जो जिनके जिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, उनके भाई के खिलाफ कोई महू में थाना प्रकरण में। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमको भी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है और जैसे ही हमको कुछ चीजें सामने आएंगी, क्लियर होंगी, वो हम जरूर उसको सामने अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अगर आई नहीं है तो हम उसमें कर नहीं सकते हैं। हाँ जी, वो सारा कुछ अभी सेंट्रलाइज चल रहा है, तो वहीं से हो रही है और जैसे आपको कुछ जानकारी आगे मिलेगी हम वैसे ही जिनका कॉलेज है कौन पढ़े हैं यहाँ पर, कुछ अभी जानकारी नहीं मिली। कौन सा कॉलेज? ये जो अल फलाह है अल फलाह यूनिवर्सिटी इज इन फरीदाबाद। महू में कोई अल फलाह यूनिवर्सिटी हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं। फिलहाल दिल्ली में घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों, मेट्रो स्टेशनों और मार्केट्स में पुलिस का विशेष पहरा है। ड्रोन, वैन और स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस टीमों को भी सक्रिय कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये नेटवर्क अकेला काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा संगठन मौजूद है। एनआईए की आने वाली रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेगी। फिलहाल एजेंसियां अगले 72 घंटे को बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक और मोबाइल लोकेशन मैचिंग में बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली धमाके की जांच अब क्रॉस स्टेट ऑपरेशन बन चुकी है। एनआईए की गिरफ्त में आए कुछ आरोपी इस नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं। अगले कुछ दिनों में इस केस से जुड़े नए नाम और नए लिंक सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को जोड़कर एक बड़ा सच उजागर करने में जुटी हैं। लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर सीएम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।